इन 5 जरूरी सवालों से जानें कि अगर भारत के सभी बैंक डूब गए तो आपके पैसों का क्या होगा। दोस्तों, ये उन लोगों की दास्तां है जो पैसा होने के बावजूद भी अचानक सड़कों पर आ गए थे। पिछले साल पीएमसी यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अचानक बंद हो जाने के बाद ही हाल ही में हुए येस बैंक क्राइसिस ने तो जैसे आम जनता के पैरों तले जमीन ही खींच ली थी। ऐसे में हर किसी के मन अपने बैंकों की क्रेडिबिलिटी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे थे। सबको यही डर सताने लगा था कि कहीं उनके बैंकों में पड़ा पैसा भी उनके हाथ से न निकल जाए। तो अगर आप भी इन्हीं तरह के सवालों से घिरे हुए हैं तो आज के इस वीडियो में शायद आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा जिन्हें आप खोज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका दी मिस्टिका लाइन की एक नई वीडियो में। हो सकता है कि किसी और की धोखाधड़ी की वजह से सड़कों पर आए इन लोगों में आप या आपका कोई रिलेटिव भी शामिल हो, लेकिन अगर नहीं तो आपकी उलझनों को सुलझाने से पहले जरा अपने दर्शकों को बता दें आखिर पीएससी और येस बैंक के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पीएमसी बैंक ने अपने टोटल लोन का 73% हिस्सा यानी कि करीब 4,226 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही कंपनी HDIL को दिए थे, जो बाद में दिवालिया घोषित हो गई। दरअसल पीएमसी बैंक ने कंस्ट्रक्शन कंपनी HDIL को फंड दिलाने के लिए अपने बैंक में हजारों फर्जी अकाउंट खोले हुए थे, जिनकी मदद से इस बैंक ने एक ही कंपनी को हजारों करोड़ का लोन दे दिया। कंपनी के दिवालिया घोषित होते ही आरबीआई ने इसके कामकाज पर रोक लगा दी थी, साथ ही इसके डिपॉजिटरों के पैसे निकालने की लिमिट भी तय कर दी थी। बाद में सामने आया कि पीएमसी बैंक लोन घोटाला 6,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। अब अगर बात करें येस बैंक क्राइसिस की, तो इसके पीछे भी बड़ी कंपनियों को दिया जाने वाला लोन ही मुख्य कारण बना। येस बैंक ने कैफे कॉफी डे, जेट एयरवेज, वोडाफोन, एसएल, DHFL जैसी कुछ बड़ी कंपनियों को कई लोन दिए थे, मगर अब इन सभी कंपनियों में से कुछ पूरी तरह से डूब चुकी हैं और कुछ संकटग्रस्त स्थिति में हैं, जिसकी वजह से ये बैंक अब पूंजी की कमी की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में आरबीआई ने इस बैंक से पैसे निकालने की एक लिमिट तय कर दी थी और लोग इस बैंक से अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। एसबीआई ने येस बैंक में निवेश किया है, जिससे फिलहाल ये संकट टल सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे देश में करीब 34 बैंक्स ऑपरेट होते हैं, जिनमें से 12 पब्लिक सेक्टर और 22 प्राइवेट बैंक्स हैं, जिसमें लाखों लोगों ने अपना खाता खुलवाया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कभी आपको ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरना पड़े, मतलब कि अगर आपका बैंक अचानक बंद हो जाए या खुद को दिवालिया घोषित कर दे, तो आपके पैसों का क्या होगा? क्या बैंक के डूब जाने के साथ ही उसमें पड़ी आपकी सारी जमा पूंजी भी डूब जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। हालांकि आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा, इसके चांसेस जरा कम होते हैं, मगर इस तरह की कंडीशंस के लिए आरबीआई ने बैंकों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, जिन्हें सभी बैंकों को फॉलो करना होता है। वहीं आरबीआई और सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता, और ऐसे संकट से जूझ रहे लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा तो हाथ से गया। लेकिन अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज आपके लिए इस जरूरी इंफॉर्मेशन का एक बहुत तगड़ा डोज लेकर आए हैं, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए एक एक करके उन सभी जरूरी सवालों और उनके जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर क्या कहती है आरबीआई की गाइडलाइंस? आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सभी बैंकों को अपने डिपॉजिट्स को आरबीआई ओन कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC के अंडर सिक्योर करने पड़ते हैं, जो कि बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक इकाई यानी सब्सिडरी यूनिट है। आसान शब्दों में कहें तो देश के सभी बैंकों को अपने डिपॉजिट्स का बीमा करवाना होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपनी कार या किसी और कीमती सामान का इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर बैंक का जमा पैसा डूब जाता है तो बीमा की तरह ही उस पैसे के डूबने का कुछ परसेंटेज मुआवजे के रूप में मिल जाएगा। ये नियम सभी सरकारी, प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंकों की सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग डिपॉजिट पर लागू होता है। हालांकि अगर किसी बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में बैंक अकाउंट्स पर किसी तरह का बीमा वैलिड नहीं होगा। दूसरा सवाल, ये इंश्योरेंस आखिर होता कितने रुपए का है? आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी बैंक्स को अपने हर कस्टमर के अकाउंट का 5 लाख रुपए तक का बीमा करवाना होता है, यानी कि अगर बैंक दिवालिया हो भी जाता है तब भी कस्टमर्स का 5 लाख रुपए तक का पैसा तो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी अगर आपके लाखों करोड़ों जमा है तो वो किसी भी कानून के तहत गारंटी शुदा नहीं है। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं,
और फिर आपका बैंक डूब जाता है तो आपको वो 50,000 रुपए आरबीआई इंश्योरेंस के जरिए वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके बैंक में 5 लाख से ज्यादा की रकम पड़ी है तो आपको इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इंश्योरेंस की रकम केवल 1 लाख रुपए ही थी, मगर लगातार होते बैंक क्राइसिस को देखते हुए और देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के सुझाव के बाद हाल ही के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। तीसरा सवाल, कितने अकाउंट पर मिलेगा डिपॉजिट इंश्योरेंस का लाभ? चलिए, अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमारे बैंक में पड़ी 5 लाख रुपए तक की रकम तो बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका एक से ज्यादा बैंकों में अकाउंट होता है। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेस में कई अकाउंट होते हैं। ऐसे लोगों के लिए आरबीआई का रूल कहता है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रति डिपॉजिटर प्रति बैंक के आधार पर लागू होगा। यानी अगर एक ही बैंक के कई ब्रांचेस में किसी व्यक्ति के अकाउंट हैं तो इन ब्रांचेस में जमा कुल रकम का केवल 5 लाख रुपए ही सुरक्षित रह सकेगा। हालांकि अगर किसी एक ही व्यक्ति का अकाउंट अलग अलग बैंक में है तो ऐसी स्थिति में सभी बैंकों के अकाउंट का डिपॉजिट 5 लाख रुपए तक सुरक्षित होगा। चौथा सवाल, अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो क्या होगा? आरबीआई के अनुसार किसी एक ज्वाइंट अकाउंट को एक ही इकाई माना जाता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस अकाउंट में कितने लोगों का नाम जुड़ा है। ऐसे में किसी एक ज्वाइंट अकाउंट में कुल 5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट इंश्योरेंस बनता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे एक ही व्यक्ति के साथ एक से अधिक ज्वाइंट अकाउंट खोल रखे हैं और उनके नाम सेम ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में सभी अकाउंट को मिलाकर केवल 5 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट सिक्योर होगा। लेकिन अगर नाम अलग अलग ऑर्डर में हैं तो हर ज्वाइंट के लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। रुकिए, दिमाग मत खुजाइए, हम समझाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मान लीजिए अगर ए, बी और सी के 3 ज्यादा ज्वाइंट अकाउंट हैं और सभी में इसी क्रम से नाम रजिस्टर हुए हैं तो आपको भारी चपत लग सकती है, क्योंकि आपको सभी अकाउंट की रकम मिलाकर सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अमाउंट ही मिलेगा। लेकिन अगर अलग अलग ज्वाइंट अकाउंट्स में उनके नाम का क्रम ABC, फिर CAB और BCA है तो उन्हें सभी अकाउंट के लिए अलग अलग इंश्योरेंस अमाउंट मिल सकेगा। पांचवा सवाल, किन कंडीशंस में और कैसे मिलेगी ये रकम? इन सब बातों को सुनकर जरूर आपके मन को थोड़ी राहत मिली होगी कि आपका पैसा इतना भी खतरे में नहीं है। मगर रिलैक्स होने से पहले सबसे जरूरी बात जान लीजिए कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको ये पैसा मिल सकता है। दरअसल डिपॉजिट इंश्योरेंस का लाभ 2 सिचुएशन में मिलता है। पहली तो तब जब बैंक किन्हीं कारणों से डूब गया हो या दिवालिया हो गया हो। वहीं दूसरी स्थिति में इस इंश्योरेंस का लाभ तब मिलेगा जब बैंक रिकंस्ट्रक्ट या किसी अन्य बैंक के साथ मर्ज होने जा रहा हो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इन कंडीशंस में DICGC बैंक के डिपॉजिटर से खुद संपर्क करता है तो ऐसा नहीं है। ये भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है और इसके लिए सबसे पहले लिक्विडेटर डिपॉजिटर्स की एक क्लेम लिस्ट तैयार करता है, फिर उसे जांच और पेमेंट के लिए DICGC को भेजना होता है। इसके बाद DICGC लिक्विडेटर को क्लेम की रकम भुगतान करता है और फिर डिपॉजिटर्स तक ये रकम पहुंचाई जाती है। ये तो हुई पहली कंडीशन की बात। वहीं अगर कोई बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज होता है तो ऐसी स्थिति में हर एक डिपॉजिटर की रकम को नए बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो बैंकों में जमा आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार और रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को डूबने नहीं देती है। खास तौर पर 3 बैंक ऐसे हैं जिन्हें आरबीआई ने कहा है कि ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक हैं, यानी कि इनको कभी फेल नहीं होने दिया जाएगा। वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और HDFC, जिन्हें अमेरिका में कहा जाता है टू बिग टू फेल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वहीं छोटे बैंकों में जमा रकम की सिक्योरिटी की गारंटी भी सरकार की होती है। सरकार किसी भी बैंक को फेल नहीं होने दे सकती, क्योंकि इसकी एक बड़ी राजनीतिक कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ सकती है। इसलिए अगर आपके पास अंबानी या बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज जितनी जमा पूंजी नहीं है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा फिलहाल सुरक्षित है। हालांकि ये कस्टमर के तौर पर हम जरूरी कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने बैंक की फाइनेंशियल हालत के बारे में अपडेटेड रहें। इसके अलावा अपना सारा पैसा एक ही बैंक में रखने की बजाय अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट करके रखें, ताकि किसी एक बैंक के क्राइसिस की स्थिति में आप पैसों की तंगी की समस्या से बच सकें। और हो सके तो बैंकिंग के अलावा अपने पेंशन को इन्वेस्ट करें। गोल्ड, रियल एस्टेट और बिटकॉइंस अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, कुछ समझते हैं? इस पर तो एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन वो तब जब इस वीडियो को मिलेगा आपका भरपूर प्यार। टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। तो दोस्तों, ये था जनहित में जारी हमारा आज का ये वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस जानकारी से रूबरू हो पाएं।
इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए दी मिस्ट्री आइलैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर ही रहें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।